हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आराम करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लगातार जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन्हें आपको लगातार करते रहना है। और जो आप अपने पास से कर रहे हैं, मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी कर रहे हैं, तो वो भी करते रहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं करिए आप लोग। और जो इस चैनल पे कराया जा रहा है उसको तो देखना ही देखना है। आपको देखिए कौन कौन से नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं और पेपर ऐसे ही बनेगा जैसा यहाँ पे कराया जाता है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना बहुत ज़्यादा इजी होगा, एकदम मॉडरेट पेपर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सामान्य हिंदी का देखिए 37 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आज क्या क्या है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अनुभूति, विस्मृति, बोझ या फिर शांत। देखिए आपका पर्यायवाची आएगा ही आएगा। तो पहला ही क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोध मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, बुद्धि, समझ, जो भी आप कहना चाहें। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अनुभूति। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पढ़ते हैं सभी के सभी वाक्य क्या है। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। तो 3 नगर का नाम बताइए, नगरों हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। और 3 नगरों का नाम बताइए, के नाम बताइए, ठीक है। तो आपका ये जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नगरों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, पुष्कर का अर्थ बताइए। किसका बताइए? पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा? ट्रेन का नाम, मूसक, नदी का नाम, सरोवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर सरोवर हो जाएगा, ठीक है। तालाब को बोलते हैं क्या? पुष्कर ही बोलते हैं, तालाब, ठीक है। इसको हम लोग तालाब, पुष्कर, सरोवर जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, गंदा, असंभव, पेचीदा। इसका देखिए क्या हो जाएगा। जटिल मतलब होता है कठिन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही पेचीदा है, ठीक है, मतलब कठिन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। अच्छा, तुम इसके दाम देते, ऐसे तो देते नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और तुम इसका दाम देते जाओ, तो जाओ भी ऐसे नहीं लिखाता है। तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके गलत हो गए। इसमें देखिए, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ये होगा सेंटेंस बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 को हिंदी में लिखिए, मतलब 58 को हिंदी में कैसे लिखा जाता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है ये देखिए 58, यही आपका सही है। ये 48 लिखा हुआ है, 48, 56, 57, तो ये तो नहीं लिखना है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगांक, ठीक है। मृगांक मतलब क्या हो जाएगा बताइए? चांद, हिमांशु, सुधांशु, सुधांशु या सुधाकर, ठीक है। तो लोचन नहीं होगा, मृग, सुधाकर, ये बिल्कुल इसका यही राइट आंसर है। कलोल भी नहीं होगा, ठीक है। तो मृगांक बोलते हैं चांद को। तो ये आपको पर्यायवाची पूछा गया इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्रह शब्द के सटीक विलोम का चयन कीजिए। आग्रह का सटीक विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। इतना मत सोचिए, सटीक ही बताना है। आग्रह का दुराग्रह होता है, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च, देखिए जीवा के आधार पे जो स्वर बोले जाते हैं, जीवा के आधार पे बोले जाने स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और अग्र, मध्य, पश्च। अग्र से कौन कौन से बोले जाते हैं? ई और ऐ, ठीक है। ये कैसे बोले जाते हैं? अग्र से। मध्य से छोटा, और बाकी आपका क्या ऊ जो है, ठीक है। और औ बड़ा, ये सभी के सभी आपके पश्च से बोले जाते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें मैच कर रहा है। तो देख लीजिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो जो ऊ है वही आपका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राज्ञा स्वर है क्या? मूल स्वर, अनुसार, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। तो छात्राज्ञा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से मिला है। छा किससे मिलकर बना है? का प्लस शा से, ठीक है। त्रा किससे बना है? ता प्लस
रा से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हलन लगाना आपको जरूरी है। और ज्ञा जो है किससे बना है, जा प्लस यहाँ से। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग में मत जाइएगा, आपको कमी समझ में आएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। मैं, उन्हें, हमको, मुझे। तो जो अपने लिए बात की जाती है, जैसे मैं, हमको, मुझे, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब उत्तम पुरुष हो जाएगा। उन्हें क्या हो जाएगा, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। जब भी स्वयं की बात आएगी तो वहां पे क्या होता है, निजवाचक होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका है। ठीक है, मैं ही या काम करूंगा, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो सभी के सभी निजवाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। कर्ता कारक किसमें नहीं है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखा, गरीब के निमित्त मोहन ने सांप को। यहाँ पे कर्ता कारक है, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखा, और सीता की कलम। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कर्ता कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक मतलब किसी से काम कराया जाए, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है तो खुद ब खुद खेल रहा है। बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलवाया, तो काम इसने करवाया, इसलिए क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं है। किसमें नहीं है, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, दोपहर, दो पैरों का समाहार, पतिव्रता, पति का व्रत, लेने वाली स्त्री, और नेक्स्ट है कनक लता, कनक के समान लता। तो आपको जो पता है पतिव्रता क्या होता है, पति ही व्रत है जिसका, पति ही, मैं लिखे देता हूं यहाँ पे, पति ही व्रत है जिसका, ये हो जाएगा पतिव्रता का समास विग्रह है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा गया था सही समास विग्रह किसमें नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमें, कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है। उचित प्रतीत होता है, परम प्लस तु परंतु, बागम प्लस मैं बागम में। ठीक है, सट प्लस मुख सटमुख, या शत प्लस बेग शतबेग। ठीक है, आपका ये परम प्लस तो उचित प्रतीत होता है। ठीक है, तो बागे में आपका बिल्कुल सही यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में गुण संधि है। गुण संधि किसमें, हितेच्छा, प्रेषिति, मानवेतर, या फिर भूधर्व। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गुण संधि किसमें नहीं है। तो भूधर्व में जो है आपका गुण संधि नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है, इसमें है आपकी दीर्घ संधि। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, जब किसका कैसे तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, भू प्लस ऊर्ध। ठीक है, भू प्लस ऊर्ध, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो गुण संधि इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है गद्यांश। मैं एक बार पढ़ूंगा और आपको खुद ब खुद ये पढ़ना है वीडियो को रोक के। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर लिया है। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। मतलब ये जापान पे है, और एटम बम जब गिराया गया था उसके बारे में कहानी पूरी बताई गई है। इसकी युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने और शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश का विनाश करने की दिशा में शास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। वो तो है ही बिल्कुल। अगर आप ऐसे हथियार बनाएंगे जिनसे समझिए घंटों नहीं लगेंगे, पूरे देश की क्या हो जाएगी, जितनी जनता है सब तबाह हो जाएगी, संपत्ति ये सब तबाह हो जाएगी वहां पे। चूंकि ऐसे हथियार प्राय सभी स्वतंत्र देशों के पास कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो हो ही जाएगा, इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं।
इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सभी। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या होगा? तथ्य मतलब क्या होगा? आतंक और सर्वनाश का भय, या फिर विश्व में शस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो देखो सभी लोग यही चाह रहे हैं कि निशस्त्रीकरण हो जाए और विश्व में शांति आए। ठीक है, ये जितने भी शस्त्र वगैरह बनाए गए हैं इनको मतलब खत्म कर दिया जाए इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका ने, जापान के विनाश ने, अमेरिका की विजय ने, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा ने। तो जो प्रेरणा दी है वो किसने दी है? अमेरिका की विजय ने यह प्रेरणा दी है। अगर अमेरिका की विजय ना होती तो शायद आगे चल के इतना ये सब ना बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, अमेरिका की विजय से, और नेक्स्ट क्या है, हाँ, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका रूस ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जापान की अजय शक्ति की पराजय से। ठीक है, उसके पास शक्ति बहुत थी लेकिन उसकी हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े देश विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी सेनाओं में कटौती के लिए, अपने संसाधनों के प्रयोग के उद्देश्य, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए, या पारस्परिक भय से? तो पारस्परिक भय, अपने संसाधनों के प्रयोग के उद्देश्य से, अपनी सेनाओं में कटौती के लिए। हाँ, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों में शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है, दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब सम्मानित किया गया? 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो इन्हें ये सम्मानित किया गया था किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही देशवासियों की फिल इन द ब्लैंक्स निहित है। ठीक है, और तरक्की, राष्ट्र की तरक्की में, राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रगति और उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करिए। तो क्या हो जाएगा? तुरंग, अटवी, केकी, उर्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्मी। ठीक है, तरंग, लहर, हिलोर, हिलोर ही बोलते हैं लहर को। ठीक है, हिलोर और वीची भी ध्यान रखना, ये सब किसको बोलते हैं? तरंग को ही बोलते हैं, और उर्मी तो बोला ही जाता है। यहाँ पे आपका उर्मी ही ऑप्शन में आया है। तरंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? लहर, हिलोर, वीची और उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ठीक है, तो आपको अगर शब्दालंकार पता है तो आप बता सकते हैं आराम से। शब्दालंकार में आपका क्या आता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो श्लेष आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यही आपका अर्थालंकार नहीं होगा। बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आपके अर्थालंकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। मेरे से देखो लेकिन नहीं यूज होगी बिल्कुल भी, मेरे को नहीं यूज होगी। मैंने या कब बोला? मैंने भी नहीं यूज होगा। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। ठीक है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? मना करना, टाल मटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना। तो आनाकानी का जो मुहावरा होता है इसका जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा टाल मटोल करना। सेकेंड ऑप्शन टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल आपका सही मीनिंग है, इसका मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अच्छा, निंदक नीरे ना राखिए, बिन पानी साबुन बिना निर्मत करत सुबाए। ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ देखिए क्या हो जाएगा? मतलब जैसे निंदा करने वालों को अपने पास रखिए। ठीक है, आंगन कुटी छुपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मत करत हो जाए। मतलब क्या होगा? अगर आप निंदा करने वालों को पास रखते हैं तो आपकी वो निंदा करेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हमारे में क्या बुराइयां हैं। जैसे नहीं, बिना पानी और साबुन के आप साफ हो जाते हैं ना, तो ऐसे बिना साबुन और पानी के अगर निंदक प्राणियों को अपने पास रखेंगे तो बिना साबुन लगाए, बिना पानी से आप हमेशा साफ रहेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा है? प्रयुक्त अलंकार हो जाएगा विभावना, उपमा, विशेष शक्ति या विरोधाभास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है। तो भक्ति जो है महादेवी का है। ठीक है, महादेवी का संस्मरण है ये, जीवनी नहीं है। महादेवी दो ऑप्शन दिए गए थे, जीवनी है, संस्मरण है, तो संस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कृषा, कृष, कृष्ण या कृष्णा।
तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा एक ऐसा है, मतलब इसे हम लोग पुल्लिंग में बोल सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं, और कृष्ण तो हमेशा ही पुल्लिंग के लिए यूज होता है और कृष्णा दोनों के लिए यूज हो जाता है। नेक्स्ट है माटी की मूर्तियाँ किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तियाँ, ठीक है, जिनकी रचना है आपको पता होना चाहिए। माटी की मूर्तियाँ सीता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब, बिहारी सतसई, मील के पत्थर, पैरों में पंख बांधकर, ये सब रचनाएं किसकी हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ध्यान रखनी है आपको सभी की सभी, माटी की मूर्तें, सीता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 8, 9, 33, 36। तो ध्यान रखना है संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 संख्या इनकी संचारी भावों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंक्ति में अपहृत अलंकार है? इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, या चंद्र नहीं मुख है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले चंद्र को क्या कहते हैं? सोठा कहेंगे, दोहा कहेंगे, कुंडलिया, रोला? तो ध्यान रखिएगा, दोहा में क्या होता है? 13-11 मात्राएं होती है, तो टोटल कितनी होती है? 24 हो जाते हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार हैं? हिंदी, सिंधी, पंजाबी या उर्दू? तो अमृता प्रीतम जो है वो है आपके पंजाबी के साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशदीप के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो है आकाशदीप, इनकी कहानी है जयशंकर प्रसाद की, और जयशंकर प्रसाद की कई सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि कामायनी पूछी गई है कई बार, आकाशदीप, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, अजातशत्रु, ये किसकी है? ये आपकी सभी की सभी जयशंकर प्रसाद की हैं, जिसमें कामायनी आपको रट लेनी है, कामायनी, ठीक है, चित्राधार और आंसू, ये सभी के सभी बिल्कुल रट लीजिए, ये आपके पता नहीं कौन से एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार में से एक है, ठीक है। तो यहीं पे आपके सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो देखिए आपने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे इस प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही लगातार जो प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा रहे हैं उनको लगातार देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।